नुकुलपुर गांव में रहने वाले सेठ धनपत का चावलों का बहुत बड़ा व्यापार था। उसका व्यापार आसपास के कई राज्यों में फैला हुआ था। वो किसानों से धान खरीदता और फिर मजदूरों से धान को कुटवा कर उसमें से चावल निकाल कर बेचता। सेठ धनपत का व्यापार बहुत ही बड़े पैमाने पर फैला हुआ था। धनवान होने पर भी सेठ बहुत ही कंजूस किस्म का था। अपने यहाँ काम करने वाले नौकरों के प्रति सेठ का व्यवहार कुछ ज्यादा अच्छा नहीं था। उन्हें लगता था कि ये सब नौकर कामचोर हैं और अगर इन पर कड़ी नजर ना रखी जाए तो ये ठीक से काम नहीं करेंगे। सेठ जी का एक गोदाम था जहाँ चावलों से भरी हुई बोरियां रखी जाती थी। इसी गोदाम में धान कूटकर चावल निकाला जाता था। सेठ का व्यापार इतने बड़े पैमाने पर था कि गोदाम में दिन रात धान कूटने का काम किया जाता। कुछ नौकर दिन में धान कूटते तो कुछ रात में। सेठ को अपने नौकरों का आपस में बात करना, हंसना बोलना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। उन्हें लगता था कि इन सब बातों से उनका ध्यान काम से हट जाएगा और वो कम धान कूटेंगे। वैसे तो सेठ जी अक्सर व्यापार के सिलसिले में दूसरे राज्यों की यात्रा करते रहते थे, पर जब उन्हें लगता कि किसी नौकर ने काम कम किया है तो वो तुरंत उसकी तनख्वाह में से पैसे काट देते। इस तरह सभी नौकर सेठ के इस बर्ताव से बहुत दुखी रहते थे। एक बार सेठ के पास एक नया नौकर नौकरी पर रखा गया। उसका नाम था मनसुख। मनसुख को रात के समय धान कूटने का काम मिला। मनसुख नया नया आया था, इसीलिए उसे सेठ के खड़ूस स्वभाव के बारे में ज्यादा नहीं मालूम था। वो रात के समय गोदाम में पहुंचा और अपने काम पर लग गया। उसके साथ कुछ नौकर और भी थे। आधी रात के बाद मनसुख को थकावट महसूस हुई तो वो कुछ पल सुस्ताने लगा। तभी दूसरा एक नौकर बोला, भाई तुमने काम करना बंद क्यों किया? तुम्हें पता नहीं इस बात पर सेठ जी नाराज हो जाएंगे और नाराज होकर तुम्हारी तनख्वाह काट लेंगे। मनसुख बोला, भाई हम सब इंसान ही तो हैं, कोई जानवर तो नहीं है। कुछ पल आराम कर लेंगे तो क्या हर्ज है, बल्कि मेरी मानो तो हम सबको एक एक करके कुछ देर के लिए आराम करना चाहिए। इससे काम भी होता रहेगा और हमारी थकावट भी मिट जाएगी। और वैसे भी रात में कौन हमारी पहरेदारी कर रहा है, सेठ जी तो आराम से सो रहे होंगे। बाकी नौकरों को मनसुख की बात ठीक लगी। कुछ देर आराम करने में कोई नुकसान नहीं है। वो एक एक करके थोड़ी थोड़ी देर आराम करने लगे। इसी तरह कुछ दिन बीत गए। सेठ को इस बात के बारे में कुछ पता नहीं चला। एक दिन सेठ अपने व्यापार के काम से किसी दूसरे नगर में गया। वहां के बाजार में तरह तरह के पक्षी बिक रहे थे। वहां एक बोलता हुआ तोता भी था। उस तोते की विशेषता ये थी कि उससे जो भी पूछा जाए उसका उत्तर बिल्कुल मनुष्य की भांति देता। इसके अलावा किसी के घर में घटने वाली सारी घटनाएं भी वो पूछने पर बता देता था। सेठ ने वो तोता खरीद लिया। उस तोते को सेठ ने अपने गोदाम में रखा और नौकरों से कहा कि इसका खूब ध्यान रखा जाए। काम करने वाले नौकर इस बात से अनजान थे कि वो तोता बोलने और समझने वाला है। 2-3 दिन बाद सेठ उस तोते को गोदाम से लेकर घर आया। उसने अकेले में तोते से पूछा कि मेरी अनुपस्थिति में मेरे गोदाम में क्या क्या हुआ। तोते ने अपने स्वामी को सारा हाल सुना दिया कि नौकर एक एक करके रात में थोड़ी थोड़ी देर आराम करते रहते हैं। सेठ ने अगले ही दिन मनसुख और बाकी नौकरों को खूब डांटा कि मेरी पीठ पीछे तुम क्या क्या हरकतें करते हो, क्या क्या गुल खिलाते हो। तनख्वाह तो पूरी लेते हो परंतु काम करने में कामचोरी करते हो। नौकरों ने इस बात का कोई जवाब नहीं दिया। वो बिल्कुल चुप ही रह गए। इसके बाद वो लोग सोचने लगे कि आराम करने वाली बात आखिर सेठ को किसने बताई। वे लोग आपस में ही एक दूसरे से पूछने लगे कि आखिर हम में से किसी ने सेठ को बताया होगा, परंतु वे सब कसमें खाकर कहने लगे कि उनमें से किसी ने भी मालिक को कुछ नहीं बताया। तभी मनसुख को उस तोते का ख्याल आया। वो समझ गया कि हो ना हो ये तोते की ही करामात है। सेठ ने फिर से वो तोता गोदाम में रखवा दिया। सभी नौकर पूरी रात भर जागकर काम करने में लगे रहे। मनसुख ने सोचा कि किसी तरह
इस तोते को सेठ जी के सामने झूठा साबित कर दिया जाए तो सेठ का हमारे प्रति जो अविश्वास और संदेह है वो दूर हो सकता है। मनसुख ने एक योजना बनाई। उसने अपने साथियों से कहा कि आज रात हम में से एक पूरी रात तोते के पिंजरे के नीचे चक्की पीसेगा, दूसरा आदमी तोते पर इस तरह से पानी डालेगा जैसे वर्षा हो रही हो, और तीसरा आदमी पिंजरे के पीछे की ओर दिया जलाकर खुद एक शीशा लेकर तोते के सामने खड़ा हो जाएगा और शीशे पर पड़ने वाली दिए की रोशनी को तोते की आंखों पर रह रह कर डालता रहेगा। उस रात नौकरों ने सारी रात तोते के साथ वही किया। सुबह होने से पहले उन्होंने पिंजरा ढक दिया। दूसरे दिन जब सेठ ने तोते को एकांत में ले जाकर पूछा कि कल रात को क्या क्या हुआ था, तो तोते ने कहा, स्वामी, कल रात को मुझे बड़ा ही कष्ट उठाना पड़ा। रात भर बादल गरजते रहे, बिजली चमकती रही और बारिश भी होती रही। अब क्योंकि असल में तो रात को बारिश का कोई नामो निशान ना था, तो सेठ ने सोचा कि ये तोता बगैर सिर पैर की बातें करता है। मेरे नौकरों के बारे में भी इसने जो कुछ कहा वो बिल्कुल बकवास ही थी। उसे उस तोते पर अत्यंत क्रोध आया। उसने तोते को पिंजरे से निकालकर बाहर फेंक दिया। तोता तुरंत आकाश में उड़ गया। अब सेठ को पछतावा हुआ कि वो बेवजह ही इस तोते की बातों में आ गया। अब सभी नौकर खुश थे कि मनसुख की बुद्धिमानी से उन्हें इस तोते से छुटकारा मिल गया। वो सब पहले की तरह ही अपना काम करने लगे। बहुत पुरानी बात है। एक गांव में रहने वाले धनी व्यापारी केदार चंद बहुत ही सरल स्वभाव के आदमी थे। इतना बड़ा कारोबार होने के बाद भी केदार चंद में रत्ती भर भी घमंड नहीं था। चाहे कोई गरीब हो या अमीर हो, केदार चंद सभी को बहुत ही सम्मान देते। केदार चंद बहुत ही धार्मिक विचारों वाले व्यक्ति थे। इसके साथ ही वो कुछ ना कुछ परोपकार के काम भी करते रहते। केदार चंद ने गांव में एक बहुत ही सुंदर मंदिर बनवाना शुरू किया। कुछ ही समय में मंदिर का काम पूरा हो गया। मंदिर के लिए जमीन और बाकी सारे खर्चों की व्यवस्था केदार चंद ने ही की थी। मंदिर में भगवान की पूजा के लिए एक पुजारी रखा गया। मंदिर का खर्चा ठीक से चलता रहे, इसके लिए कई खेत और बागीचे मंदिर के नाम लगाए गए। केदार चंद ने ऐसा प्रबंध कर दिया कि जो भी मंदिर में भूखा, दीन, दुखी या साधु संत आए वो वहां पर 2-4 दिन ठहर सके। अब उन्हें एक ऐसे आदमी की जरूरत थी जो मंदिर की संपत्ति का प्रबंध करे और मंदिर के सब कामों को ठीक ठाक चलाता रहे। बहुत से लोग इस काम के लिए केदार चंद के पास आए। वो सब जानते थे कि यदि मंदिर की व्यवस्था का काम मिल जाए तो पगार भी अच्छी मिलेगी और पूरे गांव में रुतबा भी बढ़ जाएगा। लेकिन केदार चंद सबको मना कर देते और कहते कि मुझे एक भला आदमी चाहिए जिसे मैं अपने आप ही ढूंढ लूंगा। केदार चंद के इस जवाब से गांव के बहुत से लोग उन्हें मन ही मन में गालियां देते। बहुत लोग उन्हें मूर्ख या पागल बतलाते, लेकिन केदार चंद किसी की बात पर ध्यान नहीं देते थे। जब मंदिर के पट खुलते और भगवान के दर्शन के लिए लोग आने लगते, तब केदार चंद अपने मकान की छत पर बैठकर आने जाने वाले लोगों को देखा करते। मंदिर की सीढ़ियों पर कई भिखारी भीख मांगने के लिए बैठ जाते थे और कई सेठ लोग ऐसे भी आते थे जो सीढ़ियों पर बैठे हुए गरीब दीन दुखियों को रोज खाना खिलाते थे। एक दिन केदार चंद ने अपने मकान की छत से देखा कि एक आदमी जिसके कपड़े मैले और फटे हुए थे और वो ज्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं जान पड़ता था, वो रोज मंदिर में दर्शन के लिए आता, फिर खाना खाने के लिए सीढ़ियों पर बैठ जाता। वो रोज मंदिर के बाहर खाना खाकर ही वापस जाता था। केदार चंद कई दिनों तक लगातार उस आदमी को देखते रहे। फिर एक दिन जब वो आदमी मंदिर आया तो केदार चंद ने उसे रोका और अपने पास बुलाया। केदार चंद ने कहा, क्या तुम इस मंदिर की व्यवस्था संभालने का काम करोगे? वो आदमी बड़े ही आश्चर्य में पड़ गया। उसने कहा, केदार चंद जी, मैं तो बहुत पढ़ा लिखा भी नहीं हूँ,
मैं इतने बड़े मंदिर का प्रबंध कैसे कर सकता हूँ। केदारचंद ने जवाब दिया, मुझे कोई बहुत विद्वान आदमी नहीं चाहिए, मैं तो बस एक भले आदमी को मंदिर का प्रबंधक बनाना चाहता हूँ। उस आदमी ने कहा, मैं तो एक साधारण सा मजदूर हूँ, गांव में ही मेहनत मजदूरी करता हूँ और खाना खाने के लिए मंदिर आ जाता हूँ। मुझ में ऐसा क्या देखा आपने जो बाकी सबको छोड़कर मुझको चुना है। तब केदारचंद ने कहा, देखो भाई, मुझे पता है तुम रोज खाना खाने के लिए मंदिर आते हो और मंदिर में भगवान के दर्शन भी करते हो, और जहां तक तुम्हारे काम की बात है तो मेहनत मजदूरी करना कोई गलत काम नहीं है, कोई भी काम छोटा नहीं होता। बताओ, करोगे मंदिर में प्रबंधक का काम? वो आदमी केदारचंद की बात मानकर मंदिर में प्रबंधक का काम करने के लिए मान गया। उसका नाम किशोरी था और वो गांव में ही मजदूरी का काम करता था। अगले ही दिन ये बात पूरे गांव में आग की तरह फैल गई कि केदारचंद ने एक मजदूर किशोरी को मंदिर के काम के लिए रख लिया है। सब गांव वाले हैरान थे। उसी दिन कई गांव वाले इकट्ठा होकर केदारचंद के पास पहुंचे। वे लोग केदारचंद से काफी नाखुश थे कि गांव में इतने पढ़े लिखे और काबिल लोग होने के बावजूद केदारचंद ने एक मजदूर को मंदिर का प्रबंधक चुन लिया। तो उनमें से एक ने केदारचंद से कहा, केदारचंद जी, गांव में इतने काबिल और पढ़े लिखे लोगों के होते हुए भी आपने किशोरी मजदूर को मंदिर का काम क्यों सौंप दिया? आपका यह फैसला बिल्कुल गलत है। जो खुद मंदिर की सीढ़ियों पर मांगा हुआ भोजन करता हो, वो मंदिर का प्रबंधक कैसे बन सकता है? केदारचंद बड़े ही शांत भाव से उनकी बातें सुनते रहे और फिर उन्होंने कहा, देखिए, आप सब लोग ध्यान से मेरी बात सुनिए। मैंने किशोरी को बहुत ही सोच समझकर और जांच परख कर मंदिर की जिम्मेदारी सौंपी है। वो कम पढ़ा लिखा है, परंतु इस काम के लिए मुझे पढ़ाई लिखाई से ज्यादा एक भले इंसान की जरूरत थी। और जहां तक बात यह है कि वो मजदूरी का काम करता है, तो मेरी नजर में कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं है। तब गांव वालों में से एक ने कहा, केदारचंद जी, जरा हमें भी बताइए कि आपने क्या जांच परख कर ली जो किशोरी को इस मंदिर का प्रबंधक चुन लिया? उसमें ऐसा क्या गुण है जो हम सब में नहीं है? तब केदारचंद ने बोलना शुरू किया, मैं पिछले कई दिनों से अपने मकान की छत पर बैठकर देख रहा हूं कि मंदिर की सीढ़ियों पर कई गरीब और दीन दुखी लोग खाना खाने के लिए आते हैं और कई सज्जन और दानी लोग उन्हें खाना बांटने का काम करते हैं। दोनों ही तरह के लोग अपना अपना काम करके चले जाते हैं, परंतु अपने पीछे वो जूठे पत्तल, बचा हुआ खाना और मक्खियां छोड़ जाते हैं। लेकिन किशोरी खाना खाने के बाद सबसे बाद में जाता था और पूरी सीढ़ियों को बिल्कुल साफ सुथरा करके ही जाता था। उसने कभी जूठे पत्तल उठाने में कोई शर्म महसूस नहीं की। वो चाहता तो वो भी बाकी लोगों की तरह बिना कुछ किए जा सकता था। किशोरी का यही गुण मुझे भा गया। एक भले इंसान की यही पहचान है। इसीलिए मैंने किशोरी को इस मंदिर का प्रबंधक चुन लिया। आप सब मुझे बताइए, क्या आप में से किसी ने कभी मंदिर की सीढ़ियों की साफ सफाई की है? केदारचंद की बात सुनकर सभी लोगों की नजरें झुक गई। वे सभी अपने आप पर शर्मिंदा थे। इस तरह से गांव वाले भी मान गए कि किशोरी को मंदिर का प्रबंधक बनाकर केदारचंद जी ने बिल्कुल सही फैसला लिया है। अब केदारचंद भी निश्चिंत थे कि उनके मंदिर को एक अच्छा प्रबंधक मिल गया और किशोरी पूरी ईमानदारी से मंदिर का सारा काम करके अपना जीवन निर्वाह करने लगा।